हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू चैनल्स। आज हम बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर्स 2 मार्क्स क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट और आपकी क्विक रिवीजन में हेल्प करेंगे। मैं सभी आंसर्स को इजी और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी जिससे आपको याद रखना इजी रहेगा। अगर आप बी फार्मा स्टूडेंट हो या आईपीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट किए आज का फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसको समझते हैं। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट। ये आपका 2024 से 2025 में आने वाला क्वेश्चन है, 1 से लेके 10 क्वेश्चंस। अब इसमें आपका पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक्सपेक्टोरेंट क्या है। तो आंसर आपका ये है कि आप सबसे पहले एक्सपेक्टोरेंट हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे एक्सपेक्टोरेंट हेल्प टू क्लियर म्यूकस फ्रॉम लंग्स एंड एयरवे। जो एक्सपेक्टोरेंट होता है वो आपके लंग्स और एयरवे से म्यूकस को क्लीन करने के लिए हेल्प करता है। आप ये चीज़ लिख दीजिए या फिर आप और करके ये जो आपका ये पॉइंट है आप यहाँ पे ये वाला भी लिख सकते हैं, जिसमें आप लिख सकते हैं एक्सपेक्टोरेंट आर मेडिसिन्स दैट हेल्प टू रिमूव म्यूकस फ्रॉम द चेस्ट एंड लंग्स। जो एक्सपेक्टोरेंट एक ऐसी मेडिसिन्स हैं जिसका यूज़ यानी जो आप चेस्ट और लंग्स से म्यूकस को रिमूव करने की में हेल्प करते हैं। ये जो हमारे दे मेक द म्यूकस थिन सो इट कैन बी ईजिली कप्ड आउट। ये क्या होती हैं? ये म्यूकस को पतला करती हैं और हमारी बॉडी से उसको कफ के रूप में बाहर निकाल देती हैं, जिसमें आपकी ड्रग्स आती है। ऐसे एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला रहता है NH4Cl। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो एक्सपेक्टोरेंट क्या हो गया? तो एक्सपेक्टोरेंट आपका लंग्स और एयरवे से जो म्यूकस होता है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है और ये हमारा चेस्ट और लंग्स से म्यूकस को रिमूव करने में हेल्प करते हैं और म्यूकस को पतला करेंगे और हमारी बॉडी से उसको बाहर निकाल देंगे। इसमें एग्जाम्पल में आपका क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। यहाँ पे आपका ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा आपका क्वेश्चन बोलता है कि व्हाट इज द जिंक यूजिनॉल सीमेंट। जिंक यूजिनॉल सीमेंट क्या है? तो आपने जब सिलेबस कंप्लीट किया होगा तो जिंक यूजिनॉल सीमेंट आपका किस टॉपिक के अंदर आता है? तो ये डेंटल प्रोडक्ट के अंदर आता है। तो जिंक यूजिनॉल सीमेंट क्या है? तो जिंक यूजिनॉल सीमेंट इज द डेंटल मटेरियल मेड बाय मिक्सिंग जिंक ऑक्साइड एंड यूजिनॉल। जो आपका जिंक यूजिनॉल सीमेंट होता है वो आपका डेंटल मटेरियल होता है। डेंटल मटेरियल मतलब दांतों के लिए यूज़ किया जा रहा होता है, जो कि आपका जिंक ऑक्साइड और आपका यूजिनॉल से मिलकर बना होता है। इनके कंपोजिशन से आपका ये बना होता है, जिसका यूज़ आप दांतों को फिलिंग करने के लिए शॉर्ट टाइम में और जो हमारा दांतों में दर्द होता है उसको कम करने के लिए जिंक यूजिनॉल सीमेंट का यूज़ करते हैं। जिसमें आपका एग्जाम्पल हो गया जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल सीमेंट। जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल इसी के कंपोजिशन से बन रहा था, इसी के मिक्सिंग से जिंक और यूजिनॉल सीमेंट। तो यही हो गया कि जिंक ऑक्साइड यूजिनॉल हमारा सीमेंट है, यानी कि इसको शॉर्टकट में ZOE के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब आपका थर्ड क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ पोटास एलम। पोटास एलम का यूज़ क्या है? तो पोटास एलम का यूज़ क्या है वो देख लीजिए कि पोटास एलम इज़ यूज्ड फॉर। आपका जो पोटास एलम है उसका यूज़ क्या है वो देखिए। तो इसका सबसे पहले यूज़ यही रहता है कि अगर आपके स्मॉल कट हो गया है या थोड़ा सा भी घाव हो गया है तो और उसमें से आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए हम क्या करते हैं? पोटास एलम का यूज़ करते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि ये आपका एस्ट्रीजेंट के रूप में होता है, एस्ट्रीजेंट की तरह रहता है, जो कि स्किन और टिश्यूज़ को टाइट करने में हेल्प करता है। ये आपके जो डर्टी मतलब जो गंदा वाटर होता है उसको क्लीन बनाने के लिए, वाटर को प्यूरिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है पोटास एलम का। इसी के साथ ही साथ जो हमारे माउथ में अल्सर्स हो जाते हैं, सॉर थ्रोट हो जाता है, उसमें भी हम मेडिसिन के रूप में हम इसका यूज़ करते हैं जिसको ठीक कर सकें इस चीज़ को। एंड पोटास एलम आपका क्या क्या कर रहा है? जो आपने भी ये चीज़ पढ़ी है वही आपकी ये वाली लाइन में बोल दिया गया है कि पोटास एलम आपका ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, वाटर को क्लीन करने के लिए और जो हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हील करने के लिए हम पोटास एलम का यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहता है फोर्थ
कि डिस्कस द यूजेस ऑफ एक्स्ट्रा एंड इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। जो हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हमारे क्या हैं। तो अब यहाँ पे हमने इस तरीके से डिफरेंस बिटवीन करके लिख दिया है। आपका पहला लिखा है एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, लाइक आपके सोडियम हो गए, क्लोराइड हो गए। दूसरा आपका इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, इंट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में आपके जैसे पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया एंड फॉस्फेट हो गया। अब हम यहाँ पे इलेक्ट्रोसेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं, इसमें सोडियम क्लोराइड है। तो इसमें पहला पॉइंट रहता है, इसका यूजेस की बात कर रहे हैं तो यूजेस में इनमें हमने इस तरीके से लिख दिया डिफरेंस करें जिससे आपको आसानी रहे समझने में। तो इसमें रहता है कि जो हमारा सेल्स आउटसाइड है उनके फ्लूइड को बैलेंस करने को ये मेंटेन करता है। और इंट्रासेलुलर की बात करें तो सेल इनसाइड जो हमारे फ्लूइड बैलेंस है उनको मेंटेन करता है, ये आउटसाइड में करता है और ये हमारा किस में करता है, इनसाइड सेल्स में फ्लूइड को बैलेंस करता है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट कह रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर में कि जो मसल फंक्शन है और नर्व इम्पल्स में हेल्प करता है। और यहाँ पे इंट्रासेलुलर में बोल रहा है कि जो हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन है और जो हार्ट फंक्शन है उसमें हेल्प करता है। एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है। इंट्रासेलुलर की बात करें तो ये हमारे जो एंजाइम एक्टिविटी है और मेटाबॉलिज्म है उसको सपोर्ट करता है। इस तरीके से यहाँ पे इसके डिफरेंस भी हो गए हैं और इसके यूजेस भी हो गए हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं एक्स्ट्रा एंड इंट्रा, तो इसमें क्या क्या डिफरेंस हो गया, ये आउटसाइड हैं सेल्स, जो हमारे आउटसाइड सेल्स हैं उसके फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करता है। और ये इंट्रासेलुलर में क्या हो रहा है कि यहाँ पे इनसाइड सेल्स हैं उसके फ्लूइड को बैलेंस करने को मेंटेन करता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे मसल फंक्शन एंड नर्व इम्पल्स में हेल्प करता है। और यहाँ पे बात करें तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन और हार्ट फंक्शन में हेल्प करता है। यहाँ पे बात करें तो ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और इधर बात करें तो ये एंजाइम एक्टिविटी एंड मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। इस तरीके से यहाँ पे आपका फोर्थ का भी आंसर हो गया। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन बोल रहा है कि गिव द यूजेस ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, कि पोटेशियम क्लोराइड का यूजेस क्या है। तो इसका आंसर क्या है ये समझ लीजिए। तो पोटेशियम क्लोराइड इज यूज्ड, अब आप पोटेशियम क्लोराइड का यूज कर रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, KCl होता है। तो अब इसका आंसर है कि टू ट्रीट पोटेशियम डेफिशिएंसी, पोटेशियम क्लोराइड का यूज आप पोटेशियम की कमी हो जाने पर इसका यूज करते हैं। पोटेशियम की डेफिशिएंसी पे आप क्या करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड का यूज करते हैं। और पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाना जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोकैलेमिया, ये आप टर्म याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट है टू मेंटेन नॉर्मल हार्ट एंड मसल फंक्शन। अब जो पोटेशियम क्लोराइड होता है वो आपके मसल फंक्शन, मसल जो काम कर रहे हैं और जो आपका हार्ट है, नॉर्मल हार्ट है, उसको मेंटेन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एस एन इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट इन डिहाइड्रेशन, ये आपके जो जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तब भी आपका इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट की तरह आपका पोटेशियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आईवी फ्लूइड्स टू मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, ये क्या करता है, जो आपके आईवी फ्लूइड है वो आपके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, उनको बैलेंस करता है, उनको मेंटेन करता है। फिर नेक्स्ट है कि इट इज़ यूज टू इंक्रीज पोटेशियम लेवल इन द बॉडी एंड हेल्प द हार्ट एंड मसल वर्किंग नॉर्मली। अब ये क्या करता है, जब पोटेशियम लेवल हमारा कम हो जाता है तो क्या करेगा, ये पोटेशियम लेवल को बढ़ा देगा हमारी बॉडी में और हार्ट एंड मसल फंक्शन जो कर रहे हैं उनको उनमें हेल्प करेगा, उनको नॉर्मल बनाए रखने के लिए। तो इस तरीके से हमारा ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा रहता है क्वेश्चंस कि एक्सप्लेन द रोल ऑफ काओलिन एंड बेंटोनाइट, कि आपका काओलिन एंड बेंटोनाइट का क्या रोल है वो समझ लीजिए। तो काओलिन एंड बेंटोनाइट, तो काओलिन हमारा क्या रहता है, काओलिन हमारा ऐसा एडजॉर्वेंट होता है जो कि आपके टॉक्सिन और बैक्टीरिया को ऑब्जॉर्व कर लेता है एडजॉर्वेंट पर। फिर नेक्स्ट हमारा रहता है कि इसका यूज़ हम डायरिया और जो हमारा इंटेस्टाइन है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। बेंटोनाइट की बात करें तो ये हमारा एडजॉर्वेंट है, लेकिन एडजॉर्वेंट के साथ ही साथ ये सस्पेंडिंग एजेंट होता है जिसका यूज़ हम लिक्विड मेडिसिन को स्टेबलाइज करने और उसको थिक करने के लिए यूज़ करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा रहता है कि काओलिन अब्जॉर्ब हार्मफुल सब्सटेंस वाइल बेंटोनाइट हेल्प कीप मेडिसिन मिक्स प्रॉपर्ली, जो हमारा काओलिन होता है वो हमारा एक हार्मफुल सब्सटेंस होता है, हार्मफुल सब्सटेंस को ऑब्जॉर्व करता है, जबकि जो हमारा बेंटोनाइट होता है वो हमारे मेडिसिन को मिक्स्ड प्रॉपर्ली करने के लिए हेल्पफुल रहता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोलता है, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयोडीन एंड इट्स प्रिपरेशन, यानी कि जो आपकी आयोडीन है उसकी प्रिपरेशन को बतानी है और उसके एग्जाम्पल है ये बताना है। तो चलिए ये भी समझ लीजिए।
तो यहाँ पे आयोडीन की बात चल रही है, तो आयोडीन इज यूज टू किल जर्म्स एंड कम्स कम्स इन सॉल्यूशन लाइक टिंचर ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। ये क्या है, ये हमारे पोटेशियम आयोडाइड और टिंचर जैसे जो हमारे सॉल्यूशन होते हैं उनमें जर्म्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे आयोडीन सॉल्यूशन हो गया, पोटेशियम आयोडाइड हो गया, ल्यूजॉल सॉल्यूशन हो गया। अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो ये ऐसा आपकी एंटीसेप्टिक रहती है प्रॉपर्टी, जो कि आपको क्या करती है, जर्म्स को किल करती है। अल्कोहल में सॉल्युबल होता है, वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल है, और ये हमारा वॉलेटाइल नेचर का रहता है, और इसमें शार्प स्मेल हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे आपका ये 7 वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट आर हिमैटनिक्स, कि हिमैटनिक्स क्या है। तो हिमैटनिक्स ही समझ में आ रहा है, यानी कि ब्लड से रिलेटेड बात हो रही है, तो इसका भी आंसर समझ लीजिए। तो हिमैटनिक्स आर ड्रग्स और सबस्टांस दैट हेल्प्स इंक्रीज द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में जो आपके रेड ब्लड सेल्स हैं, हीमोग्लोबिन का लेवल है, उनको इंक्रीज करने के लिए हमारे हिमैटनिक्स ड्रग्स सबस्टांस यूज़ किए जाते हैं। यानी कि हिमैटनिक्स एजेंट या हिमैटनिक्स ड्रग्स वे सबस्टांस होते हैं जिसका यूज़ हम ब्लड में रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन के लेवल को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं, जिसका यूज़ नॉर्मली हम एनीमिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप इसमें एग्जांपल की बात करें तो फेरस सल्फेट, आयरन डेक्स्ट्रॉन, विटामिन B12, विटामिन B9 एंड आयरन। विटामिन B12 का नाम क्या होता है, तो साइनोकोबालामाइन होता है, साइनोकोबालामाइन। और अगर हम बात करें विटामिन B9 की तो इसका क्या रहता है, फॉलिक एसिड नाम रहता है। ठीक है, इस तरीके से तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पैराफेरेसिस द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल के क्या पैराफेरेसिस हैं, तो अब आपको एक्टिवेटेड चारकोल के बारे में एक्सप्लेन करना है कि एक्टिवेटेड चारकोल क्या है। तो इसमें देखें तो एक्टिवेटेड चारकोल अब्जॉर्ब्स पॉइजन्स एंड हार्मफुल सब्सटेंस इन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन टू प्रिवेंट देम फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। जब आपकी बॉडी के अंदर जब आपका इंटेस्टाइन है, स्टमक है, उसमें आपका अगर कोई पॉइजन सब्सटेंस चला जाता है, हार्मफुल सब्सटेंस चला जाता है, तो एक्टिवेटेड चारकोल इसको अपने अंदर अब्जॉर्व कर लेता है, और इसका यूज़ हम टॉक्सिन को रिमूव करने के लिए, जल्दी से हमारा बॉडी में जो टॉक्सिन चला गया उसको रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। और इसी के साथ ही साथ हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पर भी हम गैस एंड ब्लॉटिंग को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारा एक्टिवेटेड चारकोल भी कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इनलिस्ट द यूजेस ऑफ पॉइजन एंड एंटीडोट। पॉइजन एंड एंटीडोट का क्या यूजेस है इसके बारे में बताना है, और उसके बाद अभी हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाएगा 2024 से 2025 वाला प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लेकिन उसके बाद हम आगे एक और पेपर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। तो इसका आंसर है कि हम पॉइजन का यूज़ हम मेडिसिन्स में करते हैं, एग्रीकल्चर में जैसे कि पेस्टिसाइड्स में यूज़ करते हैं, रिसर्च में करते हैं, इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, डिफेंस के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम एंटीडोट का यूज़ बताएं तो ये हमारा पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, लाइफ को बचाने के लिए यूज़ करते हैं, हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, और वेटरनरी मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं। वेटरनरी मेडिसिन मतलब जो हमारे जानवर हैं, जानवरों में भी हम इस मेडिसिन का यूज़, इस जानवरों में भी अगर हमारा पॉइजनिंग चली जाती है तो हम उसको भी एंटीडोट देते हैं, जिससे कि उसकी बॉडी से जो पॉइजन है वो हमारा बाहर निकल जाए और वो जो जानवर है वो भी ठीक हो जाए। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इस तरीके से हमारा एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन, वो सभी यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ये सभी आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आपके नेक्स्ट जो हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसको भी समझ लेते हैं। चलिए उसको भी देखिए। तो ये हमारा 2023 से 2024 का ये पेपर है, इसमें भी 10 क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है डिफाइन कैथेटिक्स विद एग्जाम्पल। जो हमारा कैथेटिक्स है उसका कैथेटिक्स क्या है और उसके क्या एग्जाम्पल हैं। तो कैथेटिक्स इसका आंसर ये है कि कैथेटिक्स आर मेडिसिन डेट हेल्प टू क्लीन आउट द बॉवल्स एंड रिलीव कॉन्स्टिपेशन। कैथेटिक्स हमारी एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो वॉवल्स में
और जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीफ करने में, यानी कि जो बॉवल्स में जो गंदगी है उसको बाहर निकालने के लिए और जो हमारा कॉन्स्टिपेशन है उसको रिलीफ करने के लिए हम क्या करते हैं, कैटेटिक्स का यूज़ करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल आपका कैस्टर ऑयल, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सेना का यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन रहता है, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइसिस के 2 एग्जाम्पल बताइए। ठीक है, तो डेंटिफ्राइसिस मतलब दांतों की बात चल रही है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो देखो ये रहा, सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये है कि एग्जाम्पल ऑफ डेंटिफ्राइसिस हेडिंग डालेंगे, जिसमें पहला 2 एग्जाम्पल पूछे हैं, तो इसमें पहला है टूथपेस्ट और दूसरा है टूथ पाउडर। टूथपेस्ट में जैसे आप क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलगेट एंड पेप्सोडेंट लिख देंगे, एंड आपका टूथ पाउडर में डाबर हर्बल टूथ पाउडर ये चीज़ लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि डेंटिफ्राइसिस इज बेसिकली एनी सब्सटेंस यूज्ड विद अ टूथ ब्रश टू क्लीन टीथ। डेंटिफ्राइसिस आपका बेसिकली कोई भी सब्सटेंस होता है जिसका यूज आप या तो टूथ ब्रश से यूज़ करें, अपने हाथों से भी, फिंगर से भी यूज़ कर रहे हैं अपने दांतों को क्लीन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल, यानी कि एंटीमाइक्रोबियल का आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बताना है। तो इसका आंसर ये है, आंसर सी। अरे कहाँ हो गया ये, चलो ये तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंटीमाइक्रोबियल, तो आपने हेडिंग डाली, इसमें लिखा कि एंटीमाइक्रोबियल किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स बाय टारगेटिंग स्पेसिफिक माइक्रोबियल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सच एज, यानी कि ये एंटीमाइक्रोबियल की बात करें तो एंटीमाइक्रोबियल नॉर्मली क्या होता है, तो एंटी मतलब अगेंस्ट, माइक्रोबियल मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि माइक्रोब्स, यानी कि ये वे ड्रग होती हैं जिसका यूज आप माइक्रोब्स की ग्रोथ को इनहिबिट करने और उसको किल करने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में यही चीज़ लिखा है थोड़ा सा कि एंटीमाइक्रोबियल जो माइक्रोब्स की ग्रोथ है उनको स्टॉप कर रहे हैं, उनको किल कर रहे हैं एक स्पेसिफिक टारगेट पर, माइक्रोबियल स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन पर, जैसे कि जो हमारी सेल वॉल सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देंगे, प्रोटीन सिंथेसिस है उसको इनहिबिट कर देंगे, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करेंगे और न्यूक्लिक एसिड को सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि जो सेल वॉल है सिंथेसिस उसको इनहिबिट करना, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करना, सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करना और न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस को भी इनहिबिट करना। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हमारा ये आंसर भी कंप्लीट। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि राइट द कैटेगरी टू विच सोडियम पोटेशियम टार्चरी बिलोंग्स टू, बस बिलोंग्स टू तक है, ये तो हमारा आंसर है सलाइन कैटेटिक्स, क्योंकि मैंने एक ही जगह लिख दिया था इससे आपको आसानी रहे। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट किस से बिलोंग करता है, तो ये हमारा सलाइन कैटेटिक्स से बिलोंग करता है, तो आपका आंसर सिर्फ यही रहेगा, तो आप अलग से आंसर लिख सकते हैं ये चीज़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, यानी कि लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, क्लोराइड का जो लिमिट टेस्ट है उसको मॉडिफाइड क्या है, क्या करा है आपने, तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसमें आपको ये लिखना है कि मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, हेडिंग डाली और इसके अंदर लिखना है कि द मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज यूज्ड टू डिटेक्ट एंड कंट्रोल द अमाउंट ऑफ फ्लोराइड इम्प्योरिटीज इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में जो क्लोराइड की इम्प्योरिटीज है, क्लोराइड का जो अमाउंट है उसको, उसकी जो इम्प्योरिटीज है उस मतलब जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में क्लोराइड का जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करना, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जा रहा है कि उसके अंदर कितनी इम्प्योरिटीज है ये पता करने के लिए। और इस टेस्ट में हम सैंपल सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें सिल्वर नाइट्रेट और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ में हम रिएक्शन कराते हैं और जिससे हमारा जो क्लोराइड आयंस है वो हमारा रिएक्ट करता है एक सिल्वर नाइट्रेट से, जिससे कि हमें एक सिल्वर क्लोराइड मिलता है और हमें एक वाइट टर्बिडिटी देखने को मिलती है। इसी के साथ ही साथ जो हमारी टर्बिडिटी होती है वो प्रोड्यूस करती है, कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन से और सैंपल जो हमारा पास हो जाता है, जब हमारी टर्बिडिटी अगर स्टैंडर्ड से कम होती है मतलब स्टैंडर्ड से ज़्यादा हो जाती है तब ये हमारा पास होता है। यहाँ पे हमारा ये वाला भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि यहाँ पे डॉट 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 था जिसमें आपका आंसर है जिंक सल्फेट, यानी कि क्वेश्चन था कि वाइट विट्रॉल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यानी कि वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नॉर्मल था कि जिंक सल्फेट ही को हम वाइट विट्रॉल कहते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ क्या है। ठीक है, इसको समझ लीजिए। तो इसको समझने के लिए ये दिया गया है क्वेश्चंस कि
हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव न्यूक्लाई ऑफ एन एलिमेंट टू डिके। यानी कि जब एलिमेंट की कोई हानि हो जाती है, छठी हो जाती है, तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का जो हाफ होता है उसको रिक्वायर्ड किया जाता है हाफ लाइफ में। यानी कि हाफ लाइफ हमारा टाइम रिक्वायर्ड होता है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई के अंदर जो एलिमेंट है उसमें अगर क्षति हो जाती है उसकी हाफ में। और ये हमारे कांस्टेंट प्रॉपर्टी रखता है प्रत्येक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के साथ में, जिसमें टेम्परेचर एंड प्रेशर और केमिकल स्टेट हमारा इंडिपेंडेंट रहता है। और इसी के साथ ही इसका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा हमारा डिनोट करता है कि यहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट जो हानि हुई है उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब हमारे 2 क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको भी देखते हैं। नहीं 2 नहीं 3 रह गए हैं, उसको भी देख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द कंटेंट ऑफ मोनोग्राफ। यानी कि जो हमारे मोनोग्राफ हैं वो उसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं। तो मोनोग्राफ आपका फार्माकोपिया से लिया गया है जो कि आपका फर्स्ट यूनिट में था। तो इसमें आप देखें तो आपका मोनोग्राफ में आपका क्या है, यहाँ पे आपने हेडिंग डाल ली कंटेंट ऑफ ए मोनोग्राफ, यानी कि आपको मोनोग्राफ का कंटेंट बताना है कि क्या क्या उसके अंदर रहता है। तो ए मोनोग्राफ जनरली इंक्लूड द फॉलोइंग डिटेल्स। यानी कि जो हमारा एक मोनोग्राफ होता है जनरली उसमें हम थोड़ी सी डिटेल रखते हैं फॉलोइंग, जैसे कि हम इसके अंदर टाइटल रखेंगे, उसकी जो सब्सटेंस है उसकी डेफिनेशन को डिनोट करेंगे, उसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करेंगे, उसकी प्योरिटी टेस्ट लिमिट करेंगे, लिमिट्स टेस्ट चेक करेंगे, ऐसे करेंगे, और उसका स्टोरेज कंडीशन शो करेंगे। तो इस तरीके से हमारे ये टाइटल हैं। इन टाइटल नॉर्मल है, आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो बस यही है आपका, यहाँ पे इसका भी आंसर ये सॉल्व हो जाता है। फिर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बोलता है कि विच मेथड इज यूज्ड इन द एसे ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का एसे में क्या यूज होता है, क्या मेथड है, ये बताना है आपको। तो आप बता सकते हैं ये वाला, ये भी आंसर यहाँ दिया गया है। एसे ऑफ सोडियम थायोसल्फेट हेडिंग डालेंगे, इसमें लिखेंगे द एसे ऑफ सोडियम थायोसल्फेट इज कैरिड आउट बाय आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड इन विच सोडियम थायोसल्फेट इज टाइट्रेटेड विद द स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन। यानी कि सोडियम थायोसल्फेट का जो एसे है वो आपका आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन मेथड से कैरिड किया जाता है, कैरिड आउट किया जाता है, यानी कि इसके साथ में यूज़ किया जाता है, जो कि हमारा सोडियम थायोसल्फेट स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में ट्रीटेड किया जाता है। यानी कि जो सोडियम थायोसल्फेट है उसका हम स्टैंडर्ड आयोडीन सॉल्यूशन के साथ में टाइट्रेशन कराते हैं, जिससे कि हमें यहाँ पे एसे ऑफ सोडियम थायोसल्फेट मिल जाता है। तो यहीं पे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब इसका हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है राइट द कंपोजिशन ऑफ ORS। ये आपका कई बार पूछा गया है और बहुत कई ईयर्स में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन में। तो आप ये वाला तो याद रखें कि ORS का क्या क्या कंपोजिशन है। तो इसका जो कंपोजिशन वो ये दिया गया है कि कंपोजिशन ऑफ ORS की फुल फॉर्म होती है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, और ORS कंटेंट करता है हमारे फॉलोइंग कंपोनेंट को, जिसके अंदर आपकी जो कंपोजिशन वो क्या क्या है, वो है आपका सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, दूसरा आपका ट्राई सोडियम सिट्रेट या फिर हम इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, ग्लूकोज एनहाइड्रस रहता है, पोटेशियम क्लोराइड रहता है। ये हमारे कंपोजिशन है कि NaCl हो गया, ट्राई सोडियम सिट्रेट हो गया, ग्लूकोज हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। ये हमारे क्या है, कंपोजिशन है आपके ORS के। और ये सभी इंग्रेडिएंट्स हमारे क्लीन ड्रिंकिंग वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो यहीं पे हमारा ये वाला कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट आज हमने IPC के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स 2 मार्क्स डिस्कस किए हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको एग्जाम प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप किसी पार्टिकुलर टॉपिक या क्वेश्चंस पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।